नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से। आज हमारा चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच गया। मून मिशन में निकले चंद्रयान ने आज आखिरी चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया। अब सिर्फ चांद पर तिरंगे के पहुंचने का इंतजार है। हालांकि इसमें 6 दिन का वक्त और लगेगा। अभी लैंडर मॉड्यूल चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाएगा और 23 अगस्त को लैंडर चांद पर उतरेगा। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग हो जाएगी। पिछली बार जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है। इसलिए इस बार किसी तरह की अनहोनी की गुंजाइश ना के बराबर है। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि पिछली बार चंद्रयान 2 भी इसी लेवल तक पहुंच गया था, पूरी तरह ठीक ठाक था, इसलिए अब इसे बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी तक चंद्रयान 3 के जो फ्लाइट पैरामीटर्स हैं, जिस तरह से कमांड पर एक्शन की 100% एक्यूरेसी है, जो ऑर्बिटल मूवमेंट है, जो स्पीड है, उस स्पीड पर वैज्ञानिकों का जिस तरह का कंट्रोल है, उसके बाद पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि 23 अगस्त को भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश हो जाएगा और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसलिए आज इस पर डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको सरल शब्दों में बताऊंगा कि आज जो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हुआ उसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस क्यों जरूरी था और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब कैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तैयारियों में लगे साइंटिस्ट की मदद करेगा। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आज बेंगलुरु में बैठे हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर पहुंच चुके चंद्रयान 3 में कौन से कारनामे को अंजाम दिया। वैज्ञानिकों ने आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया। लैंडर मॉड्यूल के 2 हिस्से हैं, एक मून लैंडर विक्रम और दूसरा रोवर प्रज्ञान। अब तक प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल जुड़े हुए थे और चांद से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर चांद का चक्कर लगा रहे थे। आज ये दोनों अलग हो गए। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल इसी ऑर्बिट में चांद का चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन विक्रम लैंडर और इसके साथ जुड़े प्रज्ञान रोवर को साइंटिस्ट अब धीरे धीरे चांद के और करीब ले जाएंगे। अगले 6 दिन में लैंडिंग मॉड्यूल को चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर ले जाया जाएगा, जहां चांद की ग्रेविटी का पूरा प्रभाव होगा। इसलिए यह चरण चैलेंजिंग है। 23 अगस्त को मून लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर उससे अलग होकर चांद की सतह पर मूव करेगा, वहां से डेटा कलेक्ट करेगा। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम मून लैंडर और रोवर को चांद के करीब ले जाकर छोड़ना था। आज इसका काम पूरा हो गया। असल में 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 को इसरो के साइंटिस्ट बेंगलुरु से कंट्रोल कर रहे थे। पिछले 33 दिनों से लगातार इसरो के टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर यानी स्ट्रैक्स से चंद्रयान 3 के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। आज वैज्ञानिकों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग होने की कमांड भेजी। लैंडर विक्रम को एक बोल्ट की मदद से प्रोपल्शन मॉड्यूल से जोड़ा गया था। बोल्ट में पायरो सिस्टम लगाया गया था। जैसे ही बेंगलुरु के कमांड सेंटर से सेपरेशन कमांड या बोल्ट कटर कमांड भेजी गई, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को जोड़ने वाले बोल्ट के पास हल्का सा स्पार्क हुआ और कंट्रोल्ड ब्लास्ट से प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो गए। इसके बाद भारत के मून मिशन का एक अहम राउंड पूरा हो गया। लैंडर मॉड्यूल ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को यहां तक पहुंचाने के लिए थैंक यू भी कहा। अब लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग अलग ऑर्बिट में चांद का चक्कर लगा रहे हैं। इस वक्त लैंडिंग मॉड्यूल की स्पीड करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अलग अलग चरणों में डी बूस्ट करके इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाएगा।
जिससे जब लैंडिंग मॉड्यूल चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट में पहुंचे तो इसकी स्पीड सेफ लैंडिंग के लिए उपयुक्त हो। चंद्रयान 3 मिशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ देखिए, चंद्रयान 3 4 मॉड्यूल को मिलाकर बना है। पहला तो LVM-3 था, जो चंद्रयान लैंडर, प्रपोजनल मॉड्यूल और प्रज्ञान रोवर को अंतरिक्ष में लेकर गया। इसके बाद प्रपोजनल मॉड्यूल ने मून लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर को चांद की कक्षा तक पहुंचाया। अब आखिरी चरण के करीब पहुंच चुके हैं, जिसमें आराम से और सुरक्षित तरीके से मून लैंडर विक्रम और प्रज्ञान को चांद की सतह पर उतारना है। इसके लिए लैंडर को प्रोपोजनल मॉड्यूल से अलग होना था, तो आज प्रोपोजनल मॉड्यूल ने अपनी ये जिम्मेदारी सही तरीके से निभा दी है। प्रोपोजनल मॉड्यूल ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब विक्रम लैंडर को आगे का सफर खुद तय करना है। अब बाकी सभी लोगों की तरह मैं भी 23 अगस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जब विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा और प्रज्ञान रोवर आसानी से उसके बाहर निकलकर आएगा। वो विक्रम लैंडर की तस्वीरें लेगा और विक्रम प्रज्ञान की तस्वीरें लेगा। इस दौरान 6 पहियों वाला हमारा रोवर चलता रहेगा। प्रज्ञान चांद की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का प्रतीक चिन्ह वहां लगाएगा। इस बात पर हर भारतीय गर्व करेगा कि भारत में बना सिस्टम चांद की सतह पर चल रहा है। इससे पहले इसरो मून मिशन के तहत 2 स्पेसक्राफ्ट चांद के पास भेज चुका है। 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया था, जिसने मिशन का 95% काम पूरा किया था। फिर 2019 में चंद्रयान 2 को मून मिशन पर भेजा गया था। उस बार भी प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल को अलग करने की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो गई थी, लेकिन जब विक्रम लैंडर चांद पर उतरने वाला था तो संपर्क टूट गया और वो चांद से टकरा गया था। अब चंद्रयान 3 के साथ एक बार फिर मून लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को भेजा गया है। हमारे संवाददाता टी राघवन ने इसरो के साइंटिस्ट से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आज चंद्रयान 3 के मिशन का कौन सा पार्ट पूरा हुआ। राघवन ने एनिमेशन की मदद से समझाया कि चंद्रयान के ऑर्बिटर और मून लैंडर विक्रम को कैसे अलग किया गया और इसका मतलब क्या है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले आज इसरो ने एक अहम पड़ाव को पार कर लिया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया। पिछले 33 दिनों से इसरो के वैज्ञानिक मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत का परिणाम निकला एक जटिल प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया के बाद सफलतापूर्वक लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर लिया। ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रक्रिया आखिर कैसे होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो अभी लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये ऑर्बिटर है, हालांकि अब देखिए कैसे ये दोनों अलग हुए हैं। इसको कैसे अलग किया जाता है उसकी भी एक प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। लैंडर विक्रम और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो बोल्ट के सहारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही यहाँ से एक सेपरेशन कमांड दिया जाता है, सेपरेशन कमांड जो इसरो के कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिक बैठे हैं, वो सेपरेशन कमांड यहाँ से जैसे ही उन्होंने भेजा, उसके बाद जो स्पाइरो प्रोग्राम के तहत जो दोनों बोल्ट विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, वहाँ पर एक स्पार्क हुआ, छोटा सा ब्लास्ट हुआ, दोनों बोल्ट कट गए और उसके बाद विक्रम लैंडर जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। दोनों के बीच में स्प्रिंग्स भी लगी हुई थी। जैसे ही बोल्ट कटे, स्प्रिंग से एक उछाल मिला और इस उछाल की वजह से लैंडर जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब आगे की जो यात्रा है लैंडर को खुद तय करनी है। अभी तकरीबन 150 गुणा 150 किलोमीटर की कक्षा, यानी चंद्रमा की सतह से लैंडर विक्रम जो है तकरीबन 150 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है, लेकिन अब उसे 2 बार और डीबूस्ट किया जाएगा, उसके वेग को कम किया जाएगा ताकि वो न्यूनतम दूरी जो 30 किलोमीटर की उसको अचीव कर सके। उसके बाद 23 अगस्त को शाम 5:47 पर विक्रम लैंडर जो है प्रज्ञान रोवर के साथ चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की अपनी यात्रा शुरू करेगा। स्पेस साइंटिस्ट आरसी कपूर ने बताया कि प्रोपल्शन ऑर्बिटर और मून लैंडर विक्रम का अलग होना बहुत बड़ी सफलता है। आरसी कपूर का कहना है ये ठीक ऐसा ही है कि हम जहां के लिए चले थे वहां से आधा रास्ता किसी ने हमें दिखा दिया और अब हमें आगे अकेले जाना है।
यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अपना काम पूरा कर दिया। अब मून लैंडर विक्रम को प्रज्ञान रोवर के साथ चांद पर अपने आप उतरना है। ये जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो यही है, क्योंकि इस दौरान में जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर को अलग होना था, अगर वो सफलतापूर्वक हमने अचीव किया है तो आप ये मान के चलिए कि आगे का रास्ता जो है प्रशस्त हो गया है। अब तो अगला जो पड़ाव है वो लैंडिंग है। लैंडिंग जो है इस सारे अभियान का जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उससे पहले जो है ये तो एक किस्म से तैयारी है कि आप अब सफ़र पर निकल पड़े हैं, तो इसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन जो 14 जुलाई से लेके अब तक का जो कुछ भी हुआ है वो हर पड़ाव जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। यानी कि एक किस्म से ये टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ, टेक्स्ट बुक जो है एक किस्म से ये सारा जो प्रयाण हुआ है वो उसी हिसाब से हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए कि इतने समय पहले से जो है जो प्री डिज़ाइन ट्रेजेक्ट्री थी उसके अनुसार जो है अब तक का सारा काम हुआ है। आरसी कपूर ने बताया कि चांद पर पहुंचना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। छोटी सी गलती बरसों की मेहनत पर पानी फेर देती है। साइंटिस्ट गलती से हार नहीं मानते बल्कि सीखते हैं। आरसी कपूर ने कहा कि इसरो ने चंद्रयान 2 की नाकामी से बहुत कुछ सीखा है, सबक लिया है और इस बार इसरो की तैयारी बहुत अच्छी है। इस बार मून लैंडर विक्रम तय समय और तय जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, इसकी पूरी संभावना है। अगले 6 दिन इसरो सॉफ्ट लैंडिंग एंश्योर करने के लिए पूरी तैयारी करेगा और इसरो के वैज्ञानिकों ने यह काम शुरू कर दिया है। कॉन्फिडेंस की जो हाइट है वो यही है कि इसरो की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर इंजन्स फेल भी हुए तब भी लैंडिंग सेफ होगी। तो चलो ये मान के चलते हैं कि लैंडिंग तो सही होनी ही है, लेकिन इससे पहले की जो तैयारी है उस बात पर अगर गौर किया जाए तो चंद्रयान 2 में जब लैंडर रोवर चंद्रमा के निकट पहुँचे हैं और फिर आखिरी पड़ाव में जाके ऐसे हो गया जैसे डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे, लेकिन उससे हमने बहुत कुछ सीख लिया है। डूब के हमने सीखा है ये तो बात तय है, और कितना कुछ सीखा है अब उसका जो है परिणाम हमको 23 तारीख को सुखद परिणाम के रूप में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मिलने वाला है। अब ये 3 दिन तैयारी के हैं क्योंकि इसी बीच तस्वीरें ली जानी हैं और जो इनिशियल कंडीशंस हैं सारी ट्रेजेक्ट्री में लेकर के और लैंडिंग तक की, अब उनको जो है एक किस्म से रिविजिट होना है कि अब तक हमने क्या कुछ अचीव किया है और जो फाइनल ट्रेजेक्ट्री इस समय हमको मिल गई है क्या ये इंटेंडेड ट्रेजेक्ट्री से कितनी मैच करती है। ऑर्बिटर का जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा है उसके ज़रिए तस्वीरें लैंडिंग की जगह की ली जानी है ताकि जो मोस्ट अपडेटेड तस्वीरें हैं वो लैंडर की मेमोरी में चले जाएं और फिर कंपैरिजन के साथ साथ जो है आगे का कोर्स करेक्शन करते हुए जो है वो लैंडिंग होनी है। हमारे संवाददाता टी राघवन ने चांद पर उतरने वाले विक्रम लैंडर के बारे में एक इंटरेस्टिंग जानकारी दी। राघवन को इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान 3 के साथ जो विक्रम लैंडर भेजा गया है उसको अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर यानी चांद का चक्कर लगाने वाले स्पेसक्राफ्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा। चंद्रयान 2 को आपको याद होगा 2019 में चांद पर भेजा गया था। उसके साथ भेजा गया मून लैंडर क्रैश हो गया था, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में है, चक्कर लगा रहा है। अब विक्रम लैंडर को ऑर्बिटर 2 से कनेक्ट करने का प्रोसेस इसरो के कमांड सेंटर से पूरा किया जाएगा। प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर विक्रम को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से जोड़ा जाएगा। जी हां, आपको यह बात बहुत चौंका सकती है, दिलचस्प भी लग सकती है, लेकिन यह सही है। जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो साल 2019 में लॉन्च हुआ था उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा के चारों तरफ 100 गुना 100 की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और जो लैंडर विक्रम था उस वक्त वो लैंडिंग से एन पहले क्रैश हो गया था। इस तरह से हमें
पूरी कामयाबी मिशन में नहीं मिल पाई थी, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो अभी भी वहां पर चक्कर लगा रहा है और इसी वजह से उस ऑर्बिटर को जो हमारा लैंडर विक्रम अभी गया है चंद्रयान 3 मिशन में, उसके साथ उसे जोड़ा जाएगा। ऑर्बिटर को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो ये कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। पृथ्वी से जो भी कमांड वैज्ञानिक भेजते हैं वो ऑर्बिटर के थ्रू लैंडर को मिलेगी और लैंडर जो भी कमांड वहां से भेजेगा, जो भी सूचनाएं वहां से भेजेगा, वो वापस ऑर्बिटर में जाएगी और ऑर्बिटर से यहां पर जो हमारे डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन है वहां से होते हुए जो मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स है जहां से ये पूरा जो मिशन है वो संचालित हो रहा है वहां तक पहुंचेगी। अब बड़ी बात यह है कि जो ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 2 का है। उस वक्त चंद्रयान 2 के मिशन में लैंडिंग से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह से जब हमारा विक्रम लैंडर दूर था, उस वक्त वो क्रैश हुआ था। उन सब चीजों को इसमें दुरुस्त कर लिया गया है क्योंकि ऑर्बिटर हम इस बार अपने साथ लेकर नहीं गए हैं। इस वजह से हमें हमारे लैंडर को और मजबूत बनाने, उसमें और ईंधन भरने का भी अवसर मिला है और ये सारी बातें जो है, इस बात को लेकर वैज्ञानिक इसरो के आश्वस्त हैं कि इस बार जो हमारा लैंडिंग का जो प्रयास है, जो सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश है, वो सफल होगी। स्पेस साइंटिस्ट ठीक कहते हैं, ये सुनने में, दिखने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे लिए जो एक कहानी हो सकती है, साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्पेस साइंस में हमारे वैज्ञानिक दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली समेत दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्कों के सैटेलाइट भारत के अंतरिक्ष से छोड़े जाते हैं। दुनिया हमारे रॉकेट्स पर भरोसा करती है, लेकिन इसके बाद भी, आज़ादी के 75 साल के बाद भी भारत चांद तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर चंद्रयान 3 के जरिए यह कमी जरूर पूरी होगी। अमेरिकी, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जिसका झंडा चांद पर लहराएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश होगा, इसलिए यह उपलब्धि और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। हालांकि इसरो के साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इस बार चंद्रयान 3 के इंजन भी फेल हो जाते हैं तो भी लैंडिंग सुनिश्चित होगी, सफल होगी, सेफ होगी। मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत जरूर कामयाब होगी और पूरे देश को इस मिशन की सफलता के लिए कामना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग चांद की तरफ देख रहे हैं, वैज्ञानिक चांद पर लैंडिंग की तैयारी में लगे हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान में मस्जिदों से चर्चेस पर हमले की कॉल दी जा रही है, चर्च जलाए जा रहे हैं, क्रिश्चियंस को गिरजाघरों से निकाल कर मारा जा रहा है, उनकी बस्तियों पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पिछले 2 दिन से क्रिश्चियंस पर लगातार हमले हुए हैं। पंजाब के फैसलाबाद में कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने ईसाइयों की बस्ती पर हमला बोला, चर्चों और घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये घटना फैसलाबाद के जड़ावाला कस्बे में हुई। कट्टरपंथियों ने 5 चर्चों को पूरी तरह तबाह कर दिया। जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां खंडित कर दी, सलीबों को तोड़ डाला और इसके बाद दंगाइयों ने चर्चेज में रखी क्रिश्चियंस की पवित्र पुस्तक बाइबल को जला दिया और इसके बाद कई जगह चर्चों को आग लगा दी। आग लगा दी गई है जो मेरे नबी की शान में, जो मेरे कुरान की शान में गुस्ताखी करेगा। हमलावरों ने जड़ावाला में भी 21 चर्चों पर हमला बोला, तोड़फोड़ की और इसके बाद भीड़ ने क्रिश्चियन बस्तियों का रुख किया। ईसाइयों के घर में घुसकर लूटपाट की, उनके घरों को आग लगा दी। हालत यह हो गई कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने क्रिश्चियन के कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा, कब्रिस्तान में भी तोड़फोड़ की। एक असिस्टेंट कमिश्नर के सरकारी दफ्तर पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। कट्टरपंथियों के इस हमले की वजह से जड़ावाला के रहने वाले सैकड़ों क्रिश्चियंस बेघर हो गए हैं। क्रिश्चियंस पर यह जुल्म ब्लेसफेमी का इल्जाम लगाकर किया गया। पहले अफवाह फैलाई गई कि जड़ावाला के रहने वाले ईसाइयों ने
ब्लेस्फेमी यानी ईश निंदा की है, इस्लाम की बेअदबी की है, इस्लाम के पवित्र प्रतीकों का अपमान किया गया है और इसके बाद मस्जिदों से ऐलान किया गया कि इस्लाम की बेअदबी करने वाले क्रिश्चियंस को सबक सिखाया जाए। मुसलमानों से घरों से निकलने की अपील की गई। साइयां दी वसीले विचों साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे घरां बैठे मुसलमानी काहदी आ तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सीगा, सड़कां ब्लॉक हो जाणियां चाहीदियां सीगियां। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। इhtजाज करो और कानून के दायरे में। मस्जिदों से ऐलान हुआ तो हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इन लोगों को पंजाब सूबे के कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के मुल्लाओं ने भड़काया और इसके बाद कट्टरपंथियों का गिरोह सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए क्रिश्चियंस के मोहल्ले की तरफ बढ़ने लगा। जड़ावाला की सबसे बड़ी चर्च के पास पहुंचते पहुंचते कट्टरपंथियों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अपने नेताओं के उकसावे पर भीड़ ने जड़ावाला की चर्च पर हमला बोल दिया। कुछ लोग हथौड़े लेकर चर्च की छत पर पहुंच गए और क्रिश्चियंस के प्रतीक चिन्ह सलीब को तोड़ने लगे। भीड़ लगातार अल्लाह अकबर और लब्बैक के नारे लगा रहे और कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। चर्चों में तोड़फोड़ करने और आग लगाने के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने उस बस्ती का रुख किया जहां क्रिश्चियंस ज्यादा तादाद में रहते हैं। एक के बाद एक क्रिश्चियंस के घरों में घुसकर मारपीट की जाने लगी। दंगाइयों ने तोड़फोड़ की, घरों को आग लगा दी। आग लगने की वजह से सैकड़ों क्रिश्चियंस अपने घर बार छोड़कर भाग गए। इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले के बाद जड़ावाला के चर्चेस का क्या हाल था उसका अंदाजा आपको यह वीडियो देखकर हो जाएगा। यह वीडियो जड़ावाला के रहने वाले एक क्रिश्चियन ने ही बनाया है। तस्वीरों में टूटे हुए क्रॉस और जली हुई बाइबल साफ दिखाई दे रही है। ये चर्च है हमारा 126 जड़ावाला 126 गाबे शहरुआना में ये चर्च है। ये इसको शहीद किया गया है। देखें ये बहुत सारी लोग सी हजूम था और उनके साथ पुलिस भी शामिल थी जो इनको कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये बाहर देखें ऊपर से क्रॉस जो है वो भी शहीद किया है, यानी कि लोग ऊपर छत तक पहुंच गए थे। ये कोई चीज़ भी महफूज नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि चर्च का जो मीटर है वो भी उन्होंने उसको उसकी जगह से उखाड़ के ज़ाया कर दिया कि ये इसका मीटर भी कायम ना रहे। तो ये देखें मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। अंदर कोई चीज़ भी महफूज नहीं है, यहाँ तक कि छत के पक्के और ये बहुत ज़्यादा जो सीलिंग थी, क्रॉस था हमारा, जो स्लीप का निशान था वो भी जला दिया। हालांकि बहुत सारी हमारी बाइबल मुकद्दस, ये देखें ये बाइबल मुकद्दस है और इसको शहीद किया गया। ये देखें कितनी बाइबल मुकद्दस उन्होंने शहीद की है और कोई चीज़ भी नहीं चर्च की छोड़ी, यानी कि सिर्फ दीवारें रह गई है। तो आप ये देखें ये बाइबल मुकद्दस है। इसके पेज आप गौर से देख सकते हैं कि इसको शहीद किया गया और बहुत ज़्यादा तादाद में जितनी भी थी। ये हमारे अकलीतों का ये हाल है। हालांकि ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अकलीतों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है कि ना तो हमारी बातें महफूज है, ना हमारी इज्जतें महफूज है। न चर्च बची, न क्रॉस बचा, न बाइबल बची। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने चर्चेस और घरों के साथ साथ कब्रिस्तानों पर भी हमला किया। वहां घुसकर कब्रों को तोड़ डाला और इसके बाद भीड़ ने जड़ावाला के क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पर धावा बोल दिया। इसके बाद सरकार को आनन फानन में उस क्रिश्चियन अफसर का ट्रांसफर जड़ावाला से बाहर करना पड़ा। जब क्रिश्चियन के चर्च, मकान, दुकान सब जल गए, लूट लिए गए, तब जाकर इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स और पाकिस्तानी रेंजर्स पहुंचे।
घर पे ही थे हम लोग, बाहर नहीं निकले जब ये मसला पैदा हुआ है। तो बाहर शोर होना शुरू हो गया कि रैली आ गई है, रैली आ गई, लोग घरों को आग लगा रहे हैं। तो जैसे हम लोग घरों को बाहर निकले, उन्होंने पकड़ के तो सारे घर को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी हमारे सामने। ये हमारे घरों का हाल देखें, ये हमारे चर्चों का हाल देखें, हमारी बस्ती का हाल देखें। चलो अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें पकड़ें, हमारा कसूर क्या है? हमारे घरों को जलाया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे चर्चों को जलाया गया है, उन्होंने एक गलती की है, हमारे सारे चर्च जला दिए गए हैं जितने भी जड़ावाला में हैं। हमारी बस्तियों में घर जितने भी, ये गरीब लोग क्या करें अब? ये कहाँ पे रहें, कहाँ पे बैठें? जो जितने भी घरों में सामान था सब कुछ जला दिया है। पाकिस्तान में चर्चेस पर हुए हमले एक सोची समझी साजिश है। कुछ लोकल मौलवियों ने जानबूझकर कुरान की बेअदबी की अफवाह फैलाई, जिससे क्रिश्चियंस को इलाके से भगाया जा सके, फिर उनकी ज़मीनों मकानों पर कब्जा किया जा सके। पाकिस्तान में अक्सर ईश निद्दा कानून का बहाना लेकर माइनॉरिटीज़ पर हमले इसी तरह होते हैं। इसका मकसद कभी तो पर्सनल दुश्मनी का बदला लेना और कभी किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना होता है। इसमें दो कट्टरपंथी संगठनों तहरीक लबलैक और अहले सुन्नत का सबसे बड़ा रोल बताया जा रहा है। ये दोनों ही संगठन पाकिस्तानी फौज के करीबी माने जाते हैं। हालांकि चर्चेस पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की मांग भी की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने पाकिस्तान से कहा कि वो चर्चेस पर हमला करने वालों पर एक्शन ले, जिसके बाद जड़ावाला कस्बे में पाकिस्तान रेंजर्स गश्त लगा रहे हैं। इस मामले में अब तक 135 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़ ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर इस तरह के हमले कोई पहली बार नहीं हुए। हिंदुओं पर, सिखों पर, क्रिश्चियंस पर अक्सर इस तरह का जुल्म होता है और अक्सर इस्लाम की तौहीन को बहाना बनाया जाता है। हिंसा का मकसद होता है माइनॉरिटीज को डराना, दबाना, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। कुछ दिन पहले इसी तरह का इल्जाम लगाकर सिंध में प्राचीन हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था। बाद में पता लगा कि हमले का मकसद मंदिर को तोड़कर वहां मॉल बनाना था। उससे पहले इसी तरह एक पुराने गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जे के लिए वहां हमला किया गया। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर इस तरह के जुल्म आम बात है। कभी कभी जब हिंसा के वीडियो दुनिया के सामने आ जाते हैं तो पाकिस्तान की सरकार दिखावे के लिए थोड़ा बहुत एक्शन लेती है, लेकिन अपराधियों को सजा कभी नहीं मिलती और न माइनॉरिटीज को उनकी प्रॉपर्टी वापस मिलती है। इसलिए अब दुनिया के तमाम मुल्कों को मिलकर पाकिस्तान की सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। वहां रहने वाले हिंदू, सिख और क्रिश्चियन की सुरक्षा की गारंटी की मांग करनी चाहिए। अब बात करते हैं देश की राजनीतिक खबरों की। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ हैरान करने वाली खबर आई। चुनावों से करीब 3 महीने पहले बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 39 सीटों और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। बीजेपी ने आज दोनों राज्यों में जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, बीजेपी के लिहाज से वो कमजोर सीटें मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में जिन 39 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय किए हैं, उन सभी सीटों पर 2018 के चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। इनमें से 38 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। इनमें ज्यादातर सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। मध्य प्रदेश में असेंबली की कुल 230 सीटें हैं। इनमें 35 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। बीजेपी ने आज 8 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर किए। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 13 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए। बीजेपी ने आज जो लिस्ट जारी की है, उसमें गौर करने वाली बात यह कि गोहद सीट से ज्योतिराज सिंधिया के करीबी रणवीर जाटव को टिकट नहीं दिया गया। पिछले इलेक्शन में रणवीर जाटव ने कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी। उन्होंने बीजेपी के लाल सिंह आर्या को हराया था,
लेकिन बाद में रणबीर जाटव सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बाई इलेक्शन जब हुआ तो वो चुनाव हार गए। इसलिए इस बार बीजेपी ने गोह सीट से रणबीर जाटव की जगह लाल सिंह आर्या को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सिंधिया के साथ आए इंदल सिंह कंसाना को बीजेपी ने सोमाबली सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने इस लिस्ट में 18 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो 2018 के चुनाव में हार गए थे। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी चाहती है कि जिन सीटों पर पिछली बार कमी रह गई थी उन सीटों पर इस बार ज्यादा ध्यान दिया जाए, उम्मीदवारों को ज्यादा वक्त मिले, इसलिए जल्दी टिकटों का ऐलान किया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है तो पार्टी ने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। अब सबको पार्टी के उम्मीदवार का साथ देना चाहिए। ऐसी स्थिति होती है, जब जैसी परिस्थिति होती है वैसा निर्णय लेती है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो योग्य और अनुभवी प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता थे, वो 39 नामों की सूची जारी की है। सरकार हो या पार्टी, हमारे नेतृत्व जो है दूरदृष्टि से काम करता है। कार्यकर्ताओं की कोई कैटेगरी नहीं है भाई, सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सब जीत के आएंगे। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की रणनीति साफ है। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का खास ध्यान रखा जाएगा। नेताओं के चहेतों से ज्यादा जीत सकने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी 1990 के बाद से कभी नहीं जीती। 33 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार चुनाव हारी है और 19 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार चुनाव में हार हुई थी। सबसे पहले इन्हीं सीटों पर फोकस किया जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पहले उन सीटों पर फोकस किया है जहां पिछली बार बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। छत्तीसगढ़ में सबसे खास सीट है पाटन, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी ने इस बार पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ उनके ही रिश्तेदार विजय बघेल को उतारा है। विजय बघेल फिलहाल दुर्ग से एमपी हैं। आज भूपेश बघेल से जब बीजेपी की लिस्ट को लेकर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बीजेपी की लिस्ट में कुछ खास नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माहौल उनके पक्ष में है। इस बार कांग्रेस को पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। क्या कहेंगे? कोई खास नहीं है। देखिए, 2 दिन दौरा बस्तर में, जिसमें युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम और उसके बाद 3 विधानसभा के संकल्प शिविर का आयोजन, और बहुत शानदार, कार्यकर्ताओं में खूब जोश है, उत्साह है और पिछले समय से रिकॉर्ड मतों से जीतने की कोशिश इस समय भी होगी। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में पिछली बार कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी सिर्फ 15 सीटें जीत सकी थी। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दावा किया कि इस बार वो फुल मेजॉरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। ये तो जनता का अधिकार है, जनता किसे मौका देगी। पर जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ को पूरे देश में बदनाम करने का काम किया, तो आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है राज्य के भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का। पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की को लेकर हम इस चुनाव के मैदान में जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, सब जानते हैं कि यहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। यहां बीजेपी के लिए चैलेंज बड़ा है क्योंकि भूपेश बघेल ने अच्छी सरकार चलाई है। उनका आत्मविश्वास चरम सीमा पर है। कांग्रेस ने अपनी इनफाइटिंग पर काबू पा लिया है, लेकिन बीजेपी में अभी भी आपसी झगड़े हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को टक्कर देना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। राजस्थान में भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम जल्दी से जल्दी तय कर देना चाहती है, लेकिन पार्टी के नेताओं के बीच टकराव एक बड़ी दिक्कत है। आज राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। इस बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी।
वसुंधरा राजे कोर कमेटी की मीटिंग में नहीं पहुंची। पता चला कि वसुंधरा राजे को मीटिंग में इनवाइट किया गया था, लेकिन वो नहीं आई। इस मीटिंग के बाद बीजेपी ने चुनाव को लेकर 2 कमेटियां बनाने का ऐलान किया। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि घनश्याम तिवारी सह संयोजक होंगे। इस कमेटी में 21 लोग हैं, लेकिन इनमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। बीजेपी ने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी भी बना दी है। नारायण पंचारिया को इसका संयोजक बनाया गया है। इसमें भी वसुंधरा का नाम नहीं दिखाई दिया। हालांकि जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि चर्चा इस बात की है कि पार्टी वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी देगी। वसुंधरा राजे को कैंपेन कमेटी का कन्वीनर बनाया जा सकता है। राजस्थान बीजेपी के इंचार्ज अरुण सिंह ने कहा कि वसुंधरा सीनियर लीडर हैं और प्रचार में उनकी बड़ी भूमिका होगी। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो अभी आपके पास है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, उसकी घोषणा हुई है। वो डे टू डे बैठ करके यहाँ काम करना होता है, प्रबंधन करना होता है। उसमें बहुत अनुभवी लोग हैं और यही इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम है, इतना बढ़िया प्रबंधन करेगी कि प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे। और मैनिफेस्टो कमेटी, और वह, अरे उनका भी रोल है ना, आप चिंता मत करिए। वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है, उनका बहुत बड़ा रोल है। कैंपेन करेंगे, 2 बार यहाँ पे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। हम सब की एक तरीके से हम सब उनको सम्मान करते हैं, वो जबरदस्त प्रचार करेंगे। लेकिन कोर कमेटी की मीटिंग में वसुंधरा की गैर मौजूदगी को कांग्रेस ने इशू बनाया। इसे बीजेपी के अंदरूनी कलह का सबूत बताया। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के नेता ही वसुंधरा को दरकिनार करने की बात कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि बीजेपी के पास राजस्थान में वसुंधरा से बड़ा कोई नेता नहीं है, इसलिए बीजेपी वसुंधरा को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती। नो डाउट वसुंधरा जी बड़ी लीडर है, 2 बार चीफ मिनिस्टर रही है राजस्थान की, तो उनका अपना एक कद है बीजेपी में। और अभी बीजेपी का इंटरनल मामला है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा वहाँ क्या होने वाला है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको इग्नोर कर पाएगी। कई नेताओं के तो अभी तक सामने ढंग से खड़े नहीं हो सकते उनके, तो मैं भी तो विधानसभा में ही हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, हवा निकल जाती है उनकी जब मैडम के सामने जाते हैं। तो वसुंधरा जी का भी एक अपना काम है, वो भी 2 बार चीफ मिनिस्टर रही है, तो इतना आसान नहीं है। ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं उनके बारे में जानता हूँ। बीजेपी में अभी भी आज भी सबसे पावरफुल लीडर है वो भारतीय जनता पार्टी में। और बीजेपी वालों के पता नहीं क्यों पेट में दर्द है वसुंधरा जी से, ये तो बीजेपी वाले जाने, लेकिन उनके आते ही बुखार हो जाता है बीजेपी के कई नेताओं के। वसुंधरा जी जिस मंच पे होती है, अधिकतर बीजेपी के नेताओं के बुखार हो जाता है, वो उनको फेस नहीं कर सकते। ये बात तो सही है कि वसुंधरा और बीजेपी के नेताओं में टकराव है। हालांकि आज बीजेपी ने करारा जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस बेसिर पैर की बातें कर रही है, कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। राजस्थान असेंबली में नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा सुलझाए, बीजेपी की चिंता न करे। वसुंधरा राजे का सम्मान कैसे करना है बीजेपी जानती है। राजस्थान बीजेपी और वसुंधरा को अलग करके नहीं देखा जा सकता। निश्चित तौर पर अब चुनाव है, चुनाव के अंदर कमेटियों का गठन होगा भी, और हमारे पास योग्य और योग्यतम लोग हैं जो कमेटियों की सुधारित करेंगे। वसुंधरा जी की भूमिका राजस्थान की राजनीति से अलग कैसे हो सकती है, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये बात सही है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी की सबसे ताकतवर नेता हैं। ये भी सही है कि वसुंधरा राजे चुनाव लड़ने और लड़वाने की कला में माहिर हैं। वो ही बीजेपी को चुनाव जितवा सकती हैं। बीजेपी उन्हीं को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट भी करना चाहती है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़े बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई। वसुंधरा राजे एक तरफ और बाकी सारे नेता दूसरी तरफ। अगर इस आपसी टकराव पर काबू नहीं पाया गया तो बीजेपी जीती जिताई बाजी हार सकती है। एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र में शरद पवार ने पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। बीड में शरद पवार ने रैली की। इस रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। शरद पवार चुन चुनकर उन्हीं इलाकों में सभाएं करने जाने वाले हैं जहां एनसीपी के विधायक अजीत पवार के साथ चले गए हैं। बीड महाराष्ट्र सरकार में मंत्री
धनंजय मुंडे का इलाका है। धनंजय अजीत पवार के साथ हैं। मजे की बात यह कि शरद पवार के बीट पहुंचने पर धनंजय मुंडे के समर्थकों ने शरद पवार के स्वागत में पोस्टर लगाए। इन पोस्टर्स में शरद पवार के साथ अजीत पवार की भी तस्वीर थी। शरद पवार से आशीर्वाद मांगा गया था, लेकिन शरद पवार ने आशीर्वाद नहीं दिया। पवार ने अपने भाषण में न तो अजीत पवार का नाम लिया, न धनंजय मुंडे का जिक्र किया, लेकिन इशारों में अपनी बात कही। शरद पवार ने कहा, यहां के विधायक को लगता है कि मेरी उम्र हो गई, इसलिए मेरा साथ छोड़कर चले गए। शरद पवार ने कहा, जिन लोगों को लगता है कि मेरी उम्र हो गई है वो मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। यहाँ एक नेता पार्टी छोड़कर गया। मैंने पता करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या हुआ। अब तक तो सब ठीक था, अब उसे क्या हुआ? मुझे बताया गया कि उसे किसी ने बताया कि अब पवार साहब की उम्र हो गई है और अगर भविष्य के बारे में सोचना है तो दूसरा नेता चुनना होगा। मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि मेरी उम्र का जिक्र आप कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी मुझे देखा ही कितना है। इसके बाद शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर अटैक किया। शरद पवार ने कहा कि मोदी हर जगह कह रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे। महाराष्ट्र में पिछले असेंबली इलेक्शन में फडणवीस भी यही कहते थे, लेकिन हुआ क्या? फडणवीस सत्ता में आए, लेकिन उनका डिमोशन हो गया। वो पहले मुख्यमंत्री थे, अब डिप्टी सीएम बन गए। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण किया। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आऊंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा। वो दोबारा आए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने, उससे नीचे के पद पर आ गए। अब पीएम भी वही कह रहे हैं। अगर वो दोबारा आएंगे तो कौन से पद पर आएंगे, इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए। शरद पवार ने एक दिन पहले भी यही बात कहकर फडणवीस को चिढ़ाने की कोशिश की थी। आज बीट से उन्होंने वही बात दोहराई, तो आज देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया। शिरडी में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार के मन में उनके भाषण की दहशत है। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पिछले चुनाव में जो कहा था वो हुआ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी की, इसलिए उस समय बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। फडणवीस ने कहा कि जिन लोगों ने साजिश की थी, अब उनकी अपनी ही पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। फडणवीस जब ये बात बोल रहे थे, उस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों मौजूद थे। मागच्या काळात म्हणालो होतो मी पुन्हा येईल। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं फिर आऊंगा, उसकी दहशत आज तक कायम है। आज भी लोग दहशत में हैं। एक राष्ट्रीय नेता ने कहा कि फडणवीस की तरह मोदी बोल रहे हैं, पर फडणवीस कैसे वापस आए? मैंने जब कहा था कि फिर आऊंगा तो लोगों ने चुनकर भेजा था, पर कुछ लोगों ने बेईमानी की, इसलिए फिर से सत्ता में नहीं आ सका। पर याद रखो, जिन्होंने हमसे बेईमानी की उनकी पूरी पार्टी ही लेकर हम सत्ता में आए। इसीलिए किसी को मेरी बातों पर शक नहीं करना चाहिए। फडणवीस भले ही शरद पवार पर निशाना साध रहे हों, लेकिन बीजेपी शरद पवार को लेकर महाविकास अघाड़ी में कंफ्यूजन बनाए रखना चाहती है। महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज कहा कि भले ही शरद पवार अभी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब शरद पवार भी मोदी के साथ खड़े दिखाई देंगे। पवार साहब के नेतृत्व में धनंजय मुंडे जी, छगन भुजबल जी, सारे लोग क्यों क्या है? अभी भी वो कहते हैं कि शरद पवार जी हमारे हृदय स्तन पर है। तो पवार साहब को भी हमारी विनती ऐसी है, और हम भी ये चाहते हैं कि एक छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ, जिस कार्यकर्ता को आपने इतना बड़ा किया, उस कार्यकर्ता के खिलाफ जाकर वहाँ आक्रोश करना ये भी ठीक नहीं है। आखिरी उन्होंने आपका जो गुरुस्थान है वो कायम रखा है, और एक देश के विकास के लिए, देश का आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को मोदी जी को साथ दे रहे। ऐसे में पवार साहब ने छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ इस प्रकार से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को बलशाली करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने किया है,
आज नहीं कल पवार साहब भी ये समझ जाएंगे और निश्चित रूप से मोदी जी का साथ देंगे। अजीत पवार समेत पार्टी के कई नेता शरद पवार का साथ छोड़ चुके हैं। जमानत पर जेल से बाहर आए एनसीपी के नेता नवाब मलिक को भी अजीत पवार का गुट अपने साथ लाने की कोशिश में लगा है। अजीत पवार समेत कई बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। अब शरद पवार ने भी एकनाथ खड़से को नवाब मलिक के पास भेजा। शरद पवार की कोशिश है किसी तरह पार्टी का नाम और सिंबल बच जाए। ये मामला भी चुनाव आयोग के सामने है। इलेक्शन कमीशन ने 17 तारीख तक दोनों कैंप से जवाब मांगा था। मेरी जानकारी है कि शरद पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन से 4 हफ्ते का वक्त मांगा है और उन कागजों की जानकारी भी मांगी है जो अजीत पवार ने अपने दावे के पक्ष में चुनाव आयोग को दिए हैं। शरद पवार के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज है एनडीए की पार्टियों का भरोसा जीतना। अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग के बाद महाविकास अघाड़ी में पवार के रुख को लेकर के शक है। हालांकि आज संजय राउत ने भरोसा दिलाया कि शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, उन्हीं की रहेगी। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं और वही अध्यक्ष बने रहेंगे। जब पार्टी टूटी एनसीपी तब भी पवार साहब ने कहा था, हमसे चर्चा की थी कि ये शिवसेना मॉडल है। जैसे शिवसेना को तोड़ा था और पार्टी और सिंबल जो टूट गए उनके हाथ में दे दिया, यही मॉडल इलेक्शन कमीशन का है और एनसीपी के बारे में भी यही होगा और यही प्रॉमिस पर पार्टी तोड़ी जाती है। जिस पार्टी को शरद पवार जी ने बनाया और शरद पवार की जी के होते हुए उस पार्टी आप अजीत पवार को दे रहे हो, ये कौन सा न्याय, ये कौन सा कानून है? बाला साहब ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे जी के होते हुए आप कोई शिंदे को देते हो, आयरे गहरे को। इस देश में ये हो रहा है मिस यूज ऑफ इलेक्शन कमीशन। लोगों को लग सकता है कि शरद पवार कितने बेबस हैं, कितने परेशान हैं कि 82 साल की उम्र में गली गली घूमने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन सच है कि शरद पवार फाइटर हैं। उम्र साथ नहीं देती, हेल्थ ठीक नहीं है, बोलने में दिक्कत होती है, उनकी बात आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन उन्हें लड़ने में मजा आता है। जितना बड़ा चैलेंज सामने होता है आज भी वो उतने ही जोश से लड़ते हैं। पर इस बार बदनसीबी यह है कि पवार साहब बीजेपी से लड़ने निकले थे पर सामने अपना ही भतीजा आ गया। पहले मुकाबला चाचा भतीजे के बीच होगा और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये कि जिन लोगों के लिए इस उम्र में शरद पवार मोदी से लड़ने उतरे हैं वो भी उन्हें शक की निगाह से देख रहे हैं। इसलिए शरद पवार का रास्ता कठिन है पर मुश्किल रास्तों पर चलना उन्हें अच्छा लगता है, उनको एक्टिव बनाए रखता है। अब मैं आपको गुलाम नबी आजाद का वो बयान सुनवाता हूं जिस पर कश्मीर की सियासत में उबाल आ गया। असल में गुलाम नबी आजाद आजकल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में रैलियां कर रहे हैं। डोडा की रैली में गुलाम नबी आजाद ने ऐसी बात कह दी जो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को बुरी लग गई। गुलाम नबी आजाद ने पब्लिक रैली में कहा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। गुलाम नबी आजाद के बयान पर तुरंत रिएक्शन आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, गुलाम नबी आजाद किसके इशारे पर बोल रहे हैं, इस तरह की बात किस आधार पर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं।
लेकिन महबूबा मुफ्ती ने गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर सख्त एतराज जताया। महबूबा ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को थोड़ा और पीछे जाना चाहिए, हो सकता है उनको अपने पूर्वज बंदर नजर आए। मुझे नहीं मालूम कि आज़ाद साहब कितना पीछे चले गए और उनको क्या नॉलेज है, अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं, मगर मैं उनको ज़रूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं, हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। लेकिन बीजेपी ने गुलाम नबी आज़ाद की बात को खुलकर सपोर्ट किया। कविंद्र गुप्ता ने कहा जो बात गुलाम नबी आज़ाद ने कही वो बात तो फारूक अब्दुल्ला पहले कई बार कह चुके हैं। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि देश के मुसलमान इस सच्चाई को मान लें तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जो उन्होंने वास्तविकता उजागर की है यही सच है। आज भी रजौरी पुंछ के मुसलमान अपने आप को कोई राजपूत मानता है, कोई दूसरा है। जो भी जातियां हैं, जो भी सरनेम है, वो सभी आज भी हिंदू मुस्लिम के मिलते जुलते हैं। हमारे राज्य के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, वो भी कहते हैं कि 4 पीढ़ियां पहले की बात करें तो सभी हिंदू थे। जो अखंड भारत था उसमें जो अफगानिस्तान था, काबुल, कंधार, पाकिस्तान और भी बहुत से हिस्से थे, वहाँ भी जो लोग हैं सब कन्वर्टेड है। जब इस वास्तविकता को हिंदुस्तान का मुसलमान मान लेगा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई समस्या नहीं रहेगी। गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा वो उनका यकीन है। वो मानते हैं कि भारत में इस्लाम आने से पहले यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदू थे। अब तक आज़ाद साहब कांग्रेस में थे, खुलकर ऐसी बातें नहीं कह पाते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो भी कहते हैं तो सुनने को मिलता है कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। आज पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की वाइफ को वहां के प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल एडवाइजर बनाया गया है। पाकिस्तान में 2 दिन पहले ही केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक ने शपथ ली थी। आज उनकी कैबिनेट के मेंबर्स को शपथ दिलाई गई। इसमें यासीन मलिक की वाइफ मुशाल हुसैन मलिक को ह्यूमन राइट्स के मामले में प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। मुशाल मलिक को विमेन एम्पावरमेंट महकमे की भी जिम्मेदारी दी गई है। 2009 में मुशाल की शादी यासीन मलिक से हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। यासीन मलिक टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि मुशाल मलिक ज्यादातर पाकिस्तान में ही रहती हैं। राहुल गांधी अब अगले 8 दिन तक लेह लद्दाख में रहेंगे। राहुल लेह पहुंच चुके हैं और 25 अगस्त तक वहीं रहेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने लेह नहीं गए हैं, वो पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने गए हैं। लेह में राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। लेह के शिया मुसलमानों और बौद्ध धर्म के मानने वालों से भी मिलेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी पैगोंग लेक भी जाएंगे। राहुल गांधी लेह में हैं, लेकिन जाने से पहले वो कई बड़े फैसले करके गए हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अजय राय वाराणसी के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। अजय राय को ब्रजलाल खबरी की जगह यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। एक और खबर आई, गुजरात और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी महासचिवों को बदला गया है। गुजरात में रघु शर्मा की जगह मुकुल वासनिक को कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जेपी अग्रवाल को हटाकर रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी महासचिव बनाया गया है। रणदीप सुरजेवाला फिलहाल कर्नाटक के प्रभारी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।